हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके सिलेबस में दो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के प्रिंसिपल स्पेसिफाई कर रखे हैं। एक का नेम था हेनरी फ्योल, जिसके सारे के सारे 14 प्रिंसिपल हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में डिटेल में कवर कर लिए। और एक एक्सपर्ट बचा है आपका जिसका नेम है FW टेलर। सो उसके प्रिंसिपल और टेक्निक्स आज हम इस वीडियो में और इससे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। अब FW टेलर के प्रिंसिपल को डिटेल में कवर करने से पहले हम थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार एग्जामिनर जब आपके पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन बनाता है वो इससे भी आपके क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। हम FW टेलर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका पूरा नेम क्या था? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। और इसका डेट ऑफ बर्थ कहाँ हुआ था? इसका बर्थ हुआ था USA में 1856 में। और ये बाय प्रोफेशन क्या था? ये बाय प्रोफेशन था अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। और इसने कुछ बुक्स लिखी थी जिसका नेम्स क्या था, मतलब कुछ बुक्स थी, आर्टिकल्स थे, कुछ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स इसने प्रिंट करी थी जिसका नेम था शॉप मैनेजमेंट। कहीं कहीं पर आप इसे शॉप मैनेजमेंट के नाम से देखोगे और कहीं कहीं पर आप इसे शॉप फ्लोर के नेम से देखोगे। आप दोनों ही नेम रिकॉल कर लो कि अगर शॉप मैनेजमेंट या शॉप फ्लोर में से कुछ भी आया वो किसने पब्लिश किया था? वो पब्लिश किया था आपके FW टेलर ने। और इसके अलावा इसने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे आर्टिकल पब्लिश किए हैं। और इसे क्या बोला जाता था मैनेजमेंट की फील्ड में? इसे बोला जाता था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। वो हम किसे बोलते थे? वो हम बोलते थे हेनरी फ्योल को। और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे बोलते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं हम FW टेलर को। और इसका सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था मैनेजमेंट की फील्ड में? साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसने मैनेजमेंट में साइंस को ऐसे इम्प्लीमेंट कराया था कि जो आपका आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था। लाइक जिस कंपनी में एक काम कर रहा था, जब इसने एक कंसेप्ट वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था उसकी प्रोडक्टिविटी भी 3-4 टाइम इंक्रीज हो चुकी थी। अब इसने वो प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करी? साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या कंसेप्ट है? इसने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए? अब हम उन सारे प्रिंसिपल्स को डिटेल में कवर कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया? इसका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था? साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम डिटेल में कवर करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है कि जो आप मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हो अब उसमें साइंस को इम्प्लीमेंट करो। मतलब हर चीज़ आप साइंटिफिकली वे से एनालाइज करो। मतलब ये नहीं आप जो पुरानी टेक्निक्स पुराने ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं उसी तरीके से अपने काम को करते रहो, आप उसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करो। साइंटिफिक मैनेजमेंट की इसने डेफिनेशन क्या दे रखी थी? इसने डेफिनेशन दी थी एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट में आप जितने भी मैनेजरियल टास्क परफॉर्म करोगे आप उसे साइंटिफिक अप्रोच से डील करो। मतलब जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है आप वो मत फॉलो करो। आप हर आइटम को, हर एक आइटम जो भी आपको काम करना है, जो भी आपको मैनेजरियल टास्क परफॉर्म करना है, आप उसे साइंटिफिकली वे से एनालाइज करो। जैसे आप साइंस में एनालाइज नहीं करते, उसके स्टेप बाय स्टेप आप उसे डिटेल में स्टडी करते हो, फिर आप कोई मेथड प्रोपाउंड करते हो। FW टेलर ने यही बोला था कि अगर आपको कोई भी मैनेजरियल वर्क करना है आप उसमें साइंटिफिक अप्रोच को इम्प्लीमेंट करो। जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, लाइक जो मैनेजर ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच की होती है लाइक जिस कंपनी में वो काम कर रहे होते हैं, जो उनके सीनियर फॉलो करते थे और उनको भी नहीं पता कि हम ये मेथड क्यों फॉलो कर रहे हैं, बट उन्होंने देखा क्या कि हमारे सीनियर परफॉर्म कर रहे थे और जो उनके सीनियर थे उनको भी नहीं पता था कि ये मेथड हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। वो किस लिए करते थे कि उनके पुराने मैनेजर ऐसे फॉलो कर रहे थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें यही बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस चली आ रही हैं, ट्रेडिशनल मेथड चले आ रहे हैं, उसको हमेशा डिस्कार्ड करो। आप हमेशा नया मेथड इम्प्लीमेंट करो। आप साइंटिफिक वे से हर आइटम को एनालाइज करो। लाइक आपको कोई काम करना है उसे पहले डिटेल में एनालाइज करो कि आप इसे अच्छे वे से कैसे कर सकते हो। और जो मैनेजर की विल्स होती हैं, जो उसकी विशेज होती हैं, उसको आप मैनेजमेंट में कभी मत फॉलो करो। लाइक ये नहीं है कि जो मैनेजर चाहता है आप उसके अकॉर्डिंग अपने मेथड को अडोप्ट करो। आप मेथड कैसे अडोप्ट करोगे? जो साइंटिफिकली बेस्ट मेथड होगा। ये बताया था FW टेलर ने।
अप्लाइंग साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स एंड ट्रेन पर्सनल टू इंक्रीज आउटपुट। एफडब्ल्यू टेलर ने बोला था कि आप साइंटिफिकली टूल्स अपनाओ, आप साइंटिफिक मेथड्स अपनाओ, और जो आप एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हो आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद हायर करो, ताकि आप अपना आउटपुट इंक्रीज कर सको। लाइक जो सारे के सारे ट्रेडिशनल वेज थे कि लाइक आप किसी को भी हायर कर लो, आप जो मेथड यूज़ करना चाहो वो अडोप्ट कर लो, यहाँ पर आप वो सारे के सारे सिस्टम डिस्कार्ड करोगे। आप ट्रेडिशनल टेक्निक्स सारी की सारी हैं उनको फॉलो नहीं करोगे, आप नए मेथड प्रोपाउंड करोगे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली यही होता है कि मैनेजमेंट में साइंस को घुसा देना, लाइक साइंस के प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में अडोप्ट करना, उसी को बोलते हैं हम साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसने ये बोला था कि साइंटिफिकली एनालाइज करो आप वर्क को, कि जो भी काम आपको परफॉर्म करना है आप उसे साइंटिफिकली एनालाइज करो। साइंटिफिक एनालाइज करने का मतलब कि पहले आप ये देखो कि आपको कौन सा काम करना है, इस काम को करने के लिए आपके पास कितने सारे मेथड हैं। अब कोई भी काम आप 10-20 मेथड से कर सकते हो। फिर हर मेथड के आप कोज एंड इफ़ेक्ट एनालाइज करो। कोज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर आप इस पर्टिकुलर टेक्निक को अप्लाई करोगे, लाइक कोई काम करना है आपको और आप इस काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर टेक्निक अडोप्ट करते हो, तब आपकी उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है, आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। सो आप ऐसे प्रॉपर काम को साइंटिफिकली एनालाइज करो। जब आप उसे साइंटिफिकली एनालाइज कर लोगे तब उसमें से कोई एक बेस्ट मेथड पता चलेगा आपको और उस बेस्ट मेथड को अडोप्ट करो। सो एफडब्ल्यू टेलर ने क्या बोला था कि अगर हमें कोई भी काम करना है, हर काम को करने के लिए कोई ना कोई एक बेस्ट मेथड होता है। सो आपको वही एक बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई करना है। और वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आप प्रॉपर वर्क को साइंटिफिकली वे से एनालाइज करोगे, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करोगे, डिफरेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालोगे, जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसे आप इम्प्लीमेंट करोगे। सो ये था आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट कि काम को पूरे तरीके से एनालाइज करो, नई टेक्निक्स अडोप्ट करो, साइंटिफिक टेक्निक्स अडोप्ट करो। जो ट्रेडिशनल मेथड, जो ट्रेडिशनल मैनेजर की डिक्टेटरशिप चलती आ रही है, आप उसे कभी भी फॉलो नहीं करोगे, मतलब आप उसे प्रॉपरली डिस्कार्ड कर दोगे। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट देख लिया क्या होता है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अब हम उसे देख लेते हैं। सो पहला फीचर क्या है? सिस्टेमैटिक अप्रोच। साइंटिफिक मैनेजमेंट की आपकी सिस्टेमैटिक अप्रोच है कि लाइक आप यहाँ पर हर काम प्रॉपर सिस्टम से एनालाइज करोगे, तब आप जाकर कोई मेथड अडोप्ट करोगे। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें बेसिकली यही बोलता है कि आप कभी भी जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो ट्रेडिशनल मैनेजर की विल्स हैं, उसकी विशेज़ हैं, आप उसे कभी भी ऐसे ही फॉलो नहीं करोगे। अगर आपको दिख रहा है कि उसमें कुछ लॉजिक है, वो किसी लॉजिक पे बेस पे है, तब आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे, अदरवाइज आप उसे कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दोगे। एंड आवर नेक्स्ट फीचर इज़ ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज। साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें क्या बोलता है? अब आपको पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप की पार्टीज काम करती हैं। एक होते हैं उनमें से वर्कर, दूसरे होते हैं उसमें से मैनेजर। अब इन दोनों पार्टी में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, क्योंकि वर्कर ये सोचते हैं कि मैनेजर उनको कम पे कर रहा है, मैनेजर ये सोचते हैं कि वर्कर है ही नहीं किसी काम के लायक। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें यही बोलता है कि इन दोनों में कंप्लीटली मेंटल चेंज लाने की ज़रूरत है, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव कर सकता है। अगर इनमें से कोई एक भी पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, तब तक आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल नहीं अचीव कर सकते। उसके बाद हमारा थर्ड फीचर है डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमें बोलना यही है कि आप ट्रेडिशनल मेथड को डिस्कार्ड करोगे। लाइक ट्रेडिशनल मेथड के होते हैं जहाँ पर आप मैनेजर की डिक्टेटरशिप फॉलो करते हो, लाइक जो आपके मैनेजर ने कह दिया आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, नो मैटर उसमें किसी टाइप का लॉजिक भी है या नहीं है। इसीलिए टेलर ने ये बताया था कि अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट को एडोप्ट करोगे, सो जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, अगर आपको उसमें कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, कोई सेंस नहीं दिख रही, वो ऐसे किसी बायसनेस पे बेस्ड है, तो आप उसे कम्प्लीटली डिस्कार्ड करोगे। एंड आवर नेक्स्ट फीचर इज़ रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें ये बोलती है कि अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में सारा का सारा काम साइंटिफिक वे से करना है,
तब आपको कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रूल्स या रेगुलेशन नहीं फॉलो करोगे सो जो मैनेजमेंट में साइंस का टच है वो मिस हो जाएगा। मिस क्यों होगा? क्योंकि साइंस में आपको पता है कि प्रॉपर रूल्स होते हैं। लाइक अगर आपको कोई कंपाउंड प्रिपेयर करना है, जैसे कि आपको वाटर बनाना है, तो आप H2 ऐड करोगे और उसमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ऐड करोगे, तभी वो वाटर बनेगा। अगर आप इसमें कुछ भी छेड़छाड़ कर दोगे तब आपका वाटर नहीं प्रोपाउंड होगा। सो टेलर ने यही बोला था कि अगर आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट अडॉप्ट करनी है तब आपको कुछ रूल्स रहेंगे जो कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि रूल्स बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद प्रिपेयर किए जाते हैं। इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड आवर नेक्स्ट फीचर इज इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करती है? एफिशिएंसी इंप्रूव करती है। एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करती है? क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में आप वन बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई करते हो। वन बेस्ट मेथड कि हर काम को करने के लिए कोई ना कोई एक सबसे बेस्ट मेथड होगा। आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप उसके लिए प्रॉपर स्टडी करोगे, आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे सिचुएशन का, और उसमें से आप देखोगे कि आपके लिए कौन सा मेथड सूटेबल है, तब जाकर आप उस मेथड को अडॉप्ट करोगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप सबसे बेस्ट मेथड अडॉप्ट करोगे उसमें आपकी कॉस्ट तो सबसे कम आएगी ही। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करती है? एफिशिएंसी इंप्रूव करती है। किसकी? वर्कर्स की। क्योंकि वर्कर कम आउटपुट में ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और उसकी वजह से उनसे वेस्टेज भी कम होती है। सो ये थे 5 फीचर साइंटिफिक मैनेजमेंट के। अब हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट भी देख ली, उसके फीचर्स भी देख लिए। अब FW टेलर ने जो प्रिंसिपल प्रोपाउंड किए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट में, अब हम उनको डिटेल में कवर कर लेते हैं। एंड आवर फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि साइंस रूल ऑफ थंब नहीं है। अब सबसे पहले रूल ऑफ थंब हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में होता क्या है। रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब मीन्स रिलाइंग ऑन पर्सनल जजमेंट। जब आप किसी मैनेजर की पर्सनल जजमेंट पे रिलाई करते हो, लाइक आपको कोई डिसीजन लेना है, तब जो मैनेजर उस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा होगा वो अपनी पर्सनल जजमेंट यूज़ करेगा कि लाइक मैं तो इस काम को ऐसे करता हूँ और उसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, तब आप इसे बोलोगे रूल ऑफ थंब। अब रूल ऑफ थंब में क्या होता है? लाइक अगर आपको कोई काम करना है तो जो मैनेजर के माइंड में होगा कि मैं तो इस काम को ऐसे कर लूँगा और कोई लॉजिक नहीं है उसमें, सारा का सारा इलॉजिकल वे से वो डिसाइड कर रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले वो उस मेथड को अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद वो देखेगा कि इस मेथड ने काम किया या नहीं काम किया। अगर उसने मेथड ने काम कर दिया तब तो सही है, अगर वो मेथड उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं चला तब वो नया मेथड अडॉप्ट करेगा। सो रूल ऑफ थंब की लिमिटेशन क्या थी कि कौन सा मेथड किस पर्टिकुलर सिचुएशन में काम करेगा, और इसके लिए आपको प्रॉपर पहले हिट एंड ट्रायल मेथड अडॉप्ट करना पड़ता था कि पहले आप ट्रायल करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के एरर आए, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था। सो टेलर ने यही एडवाइस किया था कि आप रूल ऑफ थंब को कम्प्लीटली डिस्कार्ड करोगे, क्योंकि रूल ऑफ थंब में क्या होता था? आप मैनेजर की डिक्टेटरशिप को फॉलो करते थे। जो मैनेजर सोचता था कि ये अच्छा है, ऑल्दो वो उसमें अपनी पर्सनल जजमेंट, अपना पक्षपात यूज़ कर रहा है, जिसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो टेलर ने यही एडवाइस किया था, अगर आपको कोई भी काम करना है सो आप उसे साइंटिफिक वे से एनालाइज करोगे। सो उसने क्या बोला था? ईच जॉब शुड बी एनालाइज्ड बाय साइंटिफिक इंक्वायरी नॉट बेस्ड ऑन द इंट्यूशन। लाइक आपकी हर वर्क, जो भी काम आप मैनेजमेंट में परफॉर्म करोगे, लाइक जो भी जॉब आप परफॉर्म कर रहे हो, वो बेस्ड होनी चाहिए आपकी साइंटिफिक इंक्वायरी के बेस पे। लाइक उसमें साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए जो भी आप काम कर रहे हो, रैदर देन आप किसी इंट्यूशन के बेस पे कोई जॉब परफॉर्म कर दोगे। सो टेलर ने यही एडवाइस किया कि हर काम को करने के लिए एक बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई करो, और वो बेस्ट मेथड आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसके लिए प्रॉपर स्टडी करो, प्रॉपर एनालिसिस करो, प्रॉपर रिसर्च करो। सो ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था? वहाँ पर रूल ऑफ थंब फॉलो होता था। रूल ऑफ थंब में क्या होता था कि जो उनके पुराने मैनेजर, जो उनके दादा परदादा फॉलो करते आ रहे हैं, वो सेम मेथड फॉलो करते रहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या होती थी? पहले वो चेक करके देखते थे कि ये मेथड से हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं, अगर नहीं हुई फिर वो नेक्स्ट मेथड अडॉप्ट करते थे, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली और बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता था आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो टेलर ने क्या एडवाइस किया
हर काम को साइंटिफिकली एनालाइज करो उस काम को परफॉर्म करने से पहले। आपको पहले सपोज करो कोई काम करना है, आपको कुछ ट्रक वगैरह में लोडिंग वगैरह करानी है कोई सामान की। सो पहले आप उसे एनालाइज करो कि हमें जो ट्रक में सामान लोड कराना है हम उसको कैसे लोड करा सकते हैं। अब उसके डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करो। हम अपने वर्कर से काम लोड करवा सकते हैं उसमें वेट, या हम किसी बाहर से किसी बंदे को हायर कर सकते हैं, या हम मशीन वगैरह के थ्रू काम कर सकते हैं। 3 अल्टरनेटिव्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। फिर आप ये देखो कि किस अल्टरनेटिव का कितना बेनिफिट है, कितना नुकसान है। जब आप ये सब आइडेंटिफाई कर लोगे, फिर ये देखो आपकी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा मेथड सूटेबल है। जब आप ये पूरे इस तरीके से साइंटिफिकली एनालाइज कर लोगे, जो बेस्ट मेथड निकलेगा आप उसे फॉलो करोगे, रेदर देन कि जो आपके पुराने मैनेजर वहाँ पर मेथड फॉलो करते थे कि वो बाहर से किसी भी बंदे को हायर कर लेते थे, वो ट्रक में सामान चढ़ा देता था। सो ये बोलता है हमें साइंस नोट रूल ऑफ थंब, कि साइंस रूल ऑफ थंब नहीं है। यहाँ पर आपको प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा सिचुएशन को, प्रॉपर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, फिर उसमें से एक बेस्ट सॉल्यूशन अडोप्ट करना पड़ेगा, रेदर देन कि आप पुरानी वही घिसी पिटी टेक्निक अडोप्ट करते रहो। एंड आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलते हैं, अब आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 पार्टीज काम करती हैं, एक होता है उसमें से वर्कर, दूसरे होते हैं उसमें से मैनेजर। अब जो वर्कर हैं और जो मैनेजर हैं इनको हमेशा हार्मनी से काम करना चाहिए। हार्मनी का मतलब कि उनमें प्रॉपर एकता होनी चाहिए, उनमें आपसी मेल मिलाप होना चाहिए, उसमें किसी भी टाइप का कोई कलह कोई फूट नहीं होनी चाहिए। वो आपस में एक दूसरे को देखकर कभी भी जेलस न हो। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हमें यही बोलता है कि उनमें किसी भी टाइप की अनबन नहीं होनी चाहिए कि वर्कर मैनेजर की चुगली कर रहे हैं, मैनेजर वर्कर की चुगली कर रहे हैं। उन दोनों में कंप्लीटली एकता होनी चाहिए, कंप्लीटली मेल मिलाप होना चाहिए, क्योंकि तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव कर सकता है। उनमें किसी भी टाइप की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उनमें प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सपोज करो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर होते हैं, दूसरे मैनेजर होते हैं। अब वर्कर क्या सोचते हैं कि मैनेजर उनसे काम तो बहुत ज़्यादा करा रहे हैं बट वो उनको पे नहीं करते। मैनेजर क्या सोचते रहते हैं कि ये तो है ही किसी काम के लायक नहीं। सो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन दोनों को एज अ फैमिली रहना चाहिए कि अगर हम दोनों हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि दोनों पार्टी एक कॉइन की दोनों साइड हैं। अगर उसमें से एक भी साइड साफ हो जाती है तो वो सिक्का आपका मार्केट में नहीं चलेगा। सो दोनों पार्टी को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, कंप्लीटली मेंटल रिवॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। मेंटल रिवॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता है जब तक वर्कर नहीं काम करेंगे मैनेजमेंट का नहीं काम हो सकता, और जब तक मैनेजमेंट वर्कर की हेल्प नहीं करेगी वर्कर नहीं अपना काम कर सकते। सो टेलर ने यही बोला था कि मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनी, कि मैनेजमेंट को कंपनी का जितना गेन होता है उसमें से कुछ प्रपोर्शन वर्कर को देना चाहिए, क्योंकि वर्कर काम कर रहे हैं और वर्कर भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार होने चाहिए। सो वर्कर शुड वर्क हार्ड, और जैसा चेंज उनको मैनेजमेंट बोले कि आपको ये चेंज अडोप्ट करना पड़ेगा, उनको भी उस चेंज को विलिंगली अडोप्ट कर लेना चाहिए, रेदर देन गोइंग ऑन स्ट्राइक्स कि हम तो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हम ऐसा मेथड नहीं फॉलो करेंगे। सो जो दोनों पार्टीज़ का इंटरेस्ट है वो सेम है, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है तब तक एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट है। अगर आपकी कंपनी है, सपोज करो वहाँ पर जो आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जब तक आप उनके इंटरेस्ट को नहीं फॉलो करोगे, ऑब्वियस सी बात है जो वहाँ पर एम्प्लॉयर होगा जिसकी वो कंपनी होगी वो अपने ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर सकता, और जब तक एम्प्लॉयर के ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होंगे आपके एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होंगे। सो जो दोनों पार्टी के ऑब्जेक्टिव हैं वो सेम है, और वो दोनों पार्टी सेम ऑब्जेक्टिव तभी अचीव कर सकते हैं जब वो प्रॉपर मेल मिलाप से काम करें, उनके बीच में प्रॉपर हार्मनी हो, प्रॉपर यूनिटी हो। सो उसने क्या बोला था कि मैनेजमेंट को पैटर्नलिस्टिक स्टाइल अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल क्या होता है कि जब जो मैनेजर होते हैं वो अपने वर्कर को एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। जैसे आपकी फैमिली है, जो आपके फादर साहब आपके डिसीज़न लेते हैं, आप सबको देखकर ऐसी मैनेजमेंट को डिसीज़न लेने चाहिए कि ये मेरी फैमिली है, मुझे इनके लिए बेस्ट से बेस्ट डिसीज़न लेना है। और इस मेथड को आप देख सकते हो, जो ये पैटर्नलिस्टिक स्टाइल है ये अडॉप्ट किया जाता है आपकी जापानीज़ कंपनी में। अब जापानीज़ कंपनी में क्या होता है
कि जो वहाँ पर वर्कर होते हैं और जो वहाँ पर मैनेजर होते हैं, इन दोनों के बीच में कम्प्लीटली ओपननेस होती है कि लाइक अगर वर्कर को कुछ मैनेजमेंट से काम है सो वो डायरेक्टली इनको बोल देते हैं। उनके बीच में किसी भी टाइप की ना कलह होती है ना ही फूट होती है। अगर उनको कोई काम है वो डायरेक्टली जाकर बोल देते हैं और वर्कर भी बेफालतू की स्ट्राइक पे नहीं जाते। लाइक इंडिया में क्या होता है कि सबसे पहले वो स्ट्राइक पे जाएंगे और काम बंद कर देंगे। जापानीज कंपनी में टोटली इसके रिवर्स होता है। वो क्या करते हैं, वो ब्लैक कैप ले लेते हैं और उसके बाद वो जितना काम करना होता है उससे डबल काम करते हैं ताकि मैनेजर को उसके तरफ सिंपैथाइज हो, कि उनको लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और जापानीज़ कंपनी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल अडोप्ट किया है कि इसका हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड का, कि उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा हार्मनी होनी चाहिए, उनके बीच में ना ही किसी टाइप की अनबन होनी चाहिए और वो दोनों एज अ फैमिली ट्रीट करें अपने आप को। सो ये था हमारा प्रिंसिपल हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड। एंड आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म। अब कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म हमें क्या बोलते हैं कि जो आपके मैनेजर हैं और जो आपके वर्कर हैं, दोनों के बीच में पूरा कोऑपरेशन होना चाहिए। लाइक जो दोनों पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के लिए कंप्लीट सहयोग करें। लाइक अगर कोई काम करना है सो वर्कर पीछे ना हटे और अगर मैनेजमेंट से कोई काम है तो मैनेजमेंट पीछे ना हटे। दोनों को बीच में कंप्लीट कोऑपरेशन होना चाहिए। कभी भी कोई सी भी एक पार्टी अपने आप के बारे में नहीं सोचे। लाइक वर्कर ये सोचने में लगे हैं कि हम सैलरी वेजेस कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और मैनेजर ये सोचने में लगी है कि मैं इनको कम से कम सैलरी कैसे दूं। सो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। दोनों पार्टी के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन होना चाहिए रैदर देन इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन क्या होता है, जब वो दोनों एक दूसरे का सोचकर चलते हैं। इंडिविजुअलिज्म क्या होता है, जब वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं, उसे बोलते हैं हम इंडिविजुअलिज्म। सो कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म हमें क्या बोलता है कि दोनों के बीच में कंप्लीट कोऑपरेशन होना चाहिए। और जो ये प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअल, ये एक्सटेंशन है जो हमने सेकंड प्रिंसिपल पढ़ा, ये उसी का एक्सटेंशन है, उसी का ये एक बड़ा रूप है। सो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, कि उनके बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कि उनके बीच में किसी भी टाइप का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। इसके बदले उनका बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। लाइक कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। और जितना ज़्यादा हो सके हमें अपने एम्प्लॉयज़ से सजेशन लेनी चाहिए। लाइक हमें कभी भी एम्प्लॉयज़ को डार्क साइड में नहीं रखना चाहिए कि लाइक जो भी डिसीजन ले रही है मैनेजमेंट वो खुद के बिहाफ पे ले रही है, बल्कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके नीचे वर्कर काम कर रहे हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए कि लाइक हम ये डिसीज़न ले रहे हैं, आपकी इसमें क्या राय है। फिर वो उनकी कंसल्टेंसी लेकर अपना डिसीज़न लेना चाहिए। सो क्योंकि इससे क्या बेनिफिट होगा, एक तो आपके वर्कर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा और जो मैनेजमेंट है उसके भी डिसीज़न बैलेंस्ड रहेंगे। और जो मैनेजमेंट ऐसे डिसीज़न लेती है, अगर उनको लगा कि कोई वर्कर है जो बहुत अच्छी सजेशन दे रहा है, सो उसको प्रॉपरली रिवार्ड भी करना चाहिए। लाइक इसने बहुत अच्छी डिसीज़न लेने में हेल्प करी तो इसको कुछ रिवार्ड दे दो। सो सेटिंग स्टैंडर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू द कॉन्फिडेंस। लाइक आपको कोई स्टैंडर्ड सेट करना है, आप पहले वर्कर से कुछ कंसल्टेंसी ले लो ताकि उसको भी लगे कि जो मेरा मैनेजर है वो पहले मुझसे पूछता है कोई भी डिसीज़न लेने से पहले। एक तो उसका मोरल बूस्ट होगा और वो भी अपनी सजेशन देगा, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो उसे ही करना है। जब आप उससे एक बार कंसल्टेंसी ले लोगे सो आप उससे रिलेटेड डिसीज़न बहुत अच्छे से ले पाओगे। इन दोनों के बीच में प्रॉपर ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। लाइक किसी भी टाइप का बैरियर नहीं होना चाहिए कि लाइक वर्कर को अगर कुछ कम्युनिकेट करना है सो वो डायरेक्टली जाकर कम्युनिकेट कर सके। और वर्कर भी हैं जो आपके, उनको कभी भी अनरीजनेबल स्ट्राइक्स पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब तक उनके बीच में कंपटीशन रहेगा तब तक वो स्ट्राइक्स पे जाएंगे। जब वो कंपटीशन कोऑपरेशन में बदल जाएगा, मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए कम्प्लीटली विलिंग है कोऑपरेट करने के लिए, सो जो अनरीजनेबल स्ट्राइक्स होती हैं वो भी कम हो जाती है। लाइक जो यूनियंस वगैरह होते हैं, ट्रेड यूनियन होते हैं, उनको भी किसी टाइप की स्ट्राइक्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हमें ये बोलता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो वर्क है उसका प्रॉपर डिवीज़न होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर में। लाइक कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आपने वर्कर को ज़्यादा काम दे दिया और मैनेजमेंट को कम काम दिया है, आपने मैनेजमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, वर्कर को कम दी है। दोनों के बीच में इक्वल वर्क की डिवीज़न होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़। सो ये बोलता है हमें कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सो इन शॉर्ट कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हमें क्या बोलता है कि उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए कंपटीशन की बजाय।
ये प्रिंसिपल एक्सटेंशन है आपका सेकंड प्रिंसिपल का। और जो आपके मैनेजर हैं उनको एम्प्लॉय से सजेशन लेनी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छी सजेशन दे रहा है उसको प्रॉपरली रिवॉर्ड करो। और जब भी आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो पहले अपने वर्कर से थोड़ी बहुत पूछ लो कि लाइक हम ये डिसीजन ले रहे हैं, बाकी ओवरऑल डिसीजन तो मैनेजर के ही हाथ में रहता है। सो इससे क्या बेनिफिट होगा, एक तो आपके वर्कर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप भी बहुत अच्छे डिसीजन ले पाओगे, जिसकी वजह से आपके वर्कर बहुत ही रेयर हैं कि वो स्ट्राइक्स पे जाएंगे। और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हमें ये बोलते हैं कि प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर। सो ये था हमारा प्रिंसिपल कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है कि जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी होती है, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी कि कोई भी फर्म जो मार्केट में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो होती है उसकी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। अब कोई भी फर्म मार्केट में कितना अच्छा परफॉर्म करेगा ये डिपेंड करेगा उसके वर्कर पे। लाइक अगर अच्छे वर्कर होंगे वो अच्छी प्रोडक्शन कर पाएगा, उसके वर्कर ही बेकार होंगे सो वो अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा मार्केट में। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन वर्कर एफिशिएंसी। इंडस्ट्रियल की एफिशिएंसी वर्कर की एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगी। और जो वर्कर की एफिशिएंसी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि आपने उस वर्कर को कैसे सिलेक्ट किया। लाइक जब आप सिलेक्शन कर रहे थे ये तो नहीं कि आपने कोई करप्शन वगैरह किया। और जो इन एलिजिबल एम्प्लॉय लाइक जिसमें ना तो किसी भी टाइप की स्किल है ना ही उसे किसी भी टाइप की नॉलेज है, बट करप्शन हुआ, कोई पेमेंट उसने दी आपको और आपने उसको हायर कर लिया। सो वर्कर की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी, प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। एम्प्लॉय हमेशा फेयरली सिलेक्ट होने चाहिए। लाइक जो एलिजिबल एम्प्लॉय है आपको सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना है। और जब आप एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लोगे सो जब आप उनको काम असाइन करोगे, लाइक जो भी वर्क उसे असाइन करोगे वो डिपेंड होना चाहिए उनकी कैपेबिलिटीज़ पे। कैपेबिलिटीज़ अब डिफरेंट टाइप की हो सकती है, लाइक उनकी मेंटल कैपेबिलिटी कैसी है, लाइक वो उनका मानसिक संतुलन क्या है, उनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ क्या है, उनकी इमोशनल कैपेबिलिटीज़ क्या है और उनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं। सो कोई भी काम वर्कर को असाइन करने से पहले हमें ये 3 से 4 कैपेबिलिटी एनालाइज करनी चाहिए। लाइक वो मेंटली सही है या नहीं, इमोशनली सही है या नहीं, फिजिकली वो कितना स्ट्रोंग है, लाइक उससे हम कौन सा काम करा सकते हैं, और प्रोफेशनली वो किस प्रोफेशन में ज़्यादा अच्छा है। सो जब आप एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लोगे आप उनको फेयर तरीके से सिलेक्ट करोगे, फिर आप उनको काम असाइन करोगे उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। और आप उनको टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग दोगे, क्योंकि ट्रेनिंग किस लिए रिक्वायर्ड है। अब आपने एम्प्लॉयज़ को आज हायर किया, 10 दिन बाद कुछ टेक्नोलॉजी आ जाएगी, सो आपको उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एडजस्ट हो सके। लाइक आपको पता है कुछ दिनों पहले कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, सो अब कंप्यूटर का ट्रेडिशन आ चुके हैं। अब कंप्यूटर का ट्रेडिशन भी किससे रिमूव हो चुका था, लैपटॉप से, फिर टैबलेट्स आ चुके हैं। सो टेक्नोलॉजी कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। सो ये प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि इंडस्ट्रियल पोजीशन डिपेंड करेगी वर्कर की एफिशिएंसी पे। वर्कर की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी, एम्प्लॉय सिलेक्शन पे। आपको उनको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है और जब आप उनको सिलेक्ट कर लोगे तब आप उनको उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम दोगे। लाइक उनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी क्या है, उनकी स्किल्स क्या है, उनकी टेक्नोलॉजी में कैसी इंटरेस्ट है। सो जब आप ये देख लोगे आपने उनको सिलेक्ट कर लिया, आपने उनको काम भी उनके अकॉर्डिंग दे दिया, फिर आप टाइम टू टाइम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के कोर्सेज कराओगे, उनके सेमिनार्स कंडक्ट करोगे। सो ये बोलता है हमें ये प्रिंसिपल, क्योंकि जब वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ऑब्वियस सी बात है उससे आपकी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। और जब आपकी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी आप वर्कर के गोल्स भी अचीव कर पाओगे और आप अपने मैनेजमेंट के जो ओनर के गोल होते हैं उसको भी अचीव कर पाओगे। सो जब ये सारे के सारे फैक्टर्स अवेलेबल होंगे ऑब्वियस सी बात है आपके वर्कर का फ्यूचर भी प्रॉस्पर होगा, मतलब उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी। सो ये थे टेलर के 4 प्रिंसिपल। अब टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए थे और कुछ टेक्निक्स दी थी। सो टेक्निक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्रिंसिपल्स आज हमने इस वीडियो में डिटेल में कवर कर लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.